2 और ट्रैक है 40 और इसमें प्रश्न हैं अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। इसमें प्रश्न था कि भाषाई कौशलों और यथा सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। उत्तर है इसका कक्षा 5 तक। और नेक्स्ट विद्यार्थियों में भाषा दक्षताओं का विकास भी करने हेतु विद्यालय में किए जाने वाले अध्यापन अधिगम कार्यकलापों हो सकते हैं। उत्तर है इसका उक्त सभी हैं। एक तो कहानी सुनाना तथा चुटकुले सुनाना, दूसरा है पहली प्रतियोगिताएं तथा अभिनय, और तीसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता एवं सामूहिक विचार विमर्श करना। और निम्न में भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है। उत्तर है उक्त सभी प्रकार से, जैसे शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, दूसरा है लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा करके, और तीसरा शब्द रचना का ज्ञान करा करके। फिर छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो शब्दकोशों का उपयोग, और दूसरा छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, और तीसरा शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का उपयोग करके। और नए प्रश्न वाक्य रचना कौशल विकास का उद्देश्य है। उत्तर है इसका छात्रों को शुद्ध हिंदी वाक्य रचना का ज्ञान, और दूसरा है छात्रों के शुद्ध वाक्यों के उचित प्रयोगों की योग्यता प्रदान करना, और तीसरा उक्त एक और एवं दो दोनों, और चौथा उक्त कोई नहीं। तो इसमें सही है उत्तर उक्त एक व दो दोनों, जो पहले मैंने बोले कि छात्रों को शुद्ध हिंदी वाक्य रचना का ज्ञान, और दूसरे छात्रों को शुद्ध वाक्यों के उचित प्रयोगों की योग्यता। हमें नेक्स्ट प्रश्न वाक्य की पूर्णता के लिए भी आवश्यक है। उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो योग्यता, और फिर आकांक्षा, और तीसरा है आसक्ति, और चौथा है उक्त सभी। वाक्य रचना शिक्षण में शामिल है। उत्तर है इसका उक्त सभी शामिल हैं। इस तो वाक्यों के अंगों का शिक्षण, और दूसरा पदक्रम व अवनति, और तीसरा है वाक्यों के प्रकार व विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परस्पर रूपांतरण। नेक्स्ट वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु भी उपयुक्त विधि है, जो उत्तर है आगमन विधि। दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट इसमें टॉपिक भाषाई कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना का विकास। भाषा के दैनंदिन व्यवहारों में भाषा के कौशल के भी काम आते हैं, और साहित्यिक रचना में कौशलों में ही होती है। और भाषा के निम्न 4 कौशल माने जाते हैं। तो श्रवण कौशल सुनना, दूसरा है कथन कौशल अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति और कौशल, और तीसरा है पठन कौशल पढ़ना, और चौथा है लेखन कौशल लिखना। श्रवण कौशल 4 भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना या तथा लिखना में से श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है, और शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, और हम अधिकतर ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करते हैं। सामान्यतः श्रवण का अर्थ किसी भी ध्वनि और बातचीत और वाद्य संगीत आदि के सुनने से भी लिया जाता है, और किंतु यह सुनने का बहुत ही सीमित अर्थ है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर के भाव अधिगम या फिर भाव ग्रहण करना है, और इसका अर्थ मात्र ध्वनियों का सुनना ही नहीं है। श्रवण में किसी भी कथन को भी ध्यानपूर्वक सुनने और सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने अथवा मंतव्य स्थिर करने और तदनुसार आचरण या फिर व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी सम्मिलित है। अतः श्रवण कौशल या फिर अर्थ बालक में ऐसी क्षमता का विकास करने से है जिसमें कि बालक किसी भी कथन को ध्यान से सुन कर सके और उसका सही अर्थ समझ सके, और सुनी हुई बात पर चिंतन एवं मनन कर सके और उचित निर्णय ले सके। सुनना मानव जीवन के लिए भाषा व्यवहारों का एक अनिवार्य पक्ष है। मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा व्यवहारों के अंतर्गत 45% समय सुनने में और 30% बोलने में तथा 25% पठन तथा लेखन में लगता है, और विद्यालय में विद्यार्थियों का लगभग आधा समय भी सुनने में लगता है। और श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। यदि कर्णेंद्रिय दोष रहित है तो कानों को सुनाई देगा ही, और किंतु अच्छे श्रवण में से कहीं अधिक ही अपेक्षित है। और एक अच्छा श्रोता सुनने के साथ साथ प्रस्तुत वार्तालाप के सूत्र को भी, विचार के विकास को, तर्क बिंदु को तथा वक्ता को मनोभावों को भी समझता है। अतः श्रवण मुख्यतः एक मानसिक क्रिया है, और व्यक्ति अपने तर्क बिंदुओं को तथा वक्ता के मनोभावों को भी समझता है। अतः श्रवण मुख्यतः एक मानसिक क्रिया है, और व्यक्ति अपने पूर्वानुभवों के संदर्भ में भी शुद्ध सामग्री को समझता है, और उस पर भी विचार करता है, और ध्यान भटक जाने पर वह शुद्ध विषय का पूरा ही बोध नहीं करा पाता है। फलस्वरूप उसे श्रवण के मुख्य लक्ष्य सुनकर के अर्थ ग्रहण करने की भी क्षमता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और स्पष्ट है कि श्रवण कौशल के विकास भी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और अध्यापक के नाते हमें अपने विद्यार्थियों में इसके विकास के लिए भी समुचित प्रयास करना चाहिए। और हम शिक्षार्थियों को ऐसी भी क्रियाओं से भी सहभागी
बनाए रहे जिससे कि वह धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनने की कुशलता अर्जित कर सके। और फिर तीसरा, शुद्ध एवं अशुद्ध उच्चारण ध्वनियों एवं शब्दों में भेद करने में भी समर्थ हो सके और शुद्ध सामग्री को समझकर के स्वराघात बालाघात स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार भी अर्थ ग्रहण कर सके और उसके केंद्रीय भाव या फिर विचार को ग्रहण कर सके। सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर भी आधार पर शिष्टाचार पूर्वक प्रश्न पूछ सके तथा अपनी शंका का समाधान कर सके। और फिर रेडियो, कैसेट एवं दूरदर्शन पर भी प्रस्तुत संवादों और समाचारों एवं वार्ताओं को सुनकर के समझ सके। अवय श्रवण के प्रकार, अवधानात्मक श्रवण। अवधानात्मक श्रवण से आशय है कि शुद्ध सामग्री को ध्यानपूर्वक सुनकर के उसके मुख्य तत्वों, विचारों, आदेशों, निर्देशों तथा वार्तालाप के सूत्रों आदि को ग्रहण करना। अवधानात्मक श्रवण के विकास के लिए भी आप शिक्षार्थियों को शुद्ध सामग्री के मुख्य बिंदु सुनाने के लिए भी कह सकते हैं और अथवा उन्हें संपट पर या फिर कॉपियों में लिखने के लिए भी कह सकते हैं। फिर रसात्मक श्रवण में उचित स्वाराघात एवं अनुतान, उपयुक्त गति, भाव, भंगिमा एवं लहजे के साथ में सुनाई गई अथवा पढ़ी गई सामग्री में श्रोता द्वारा भी आनंद अनुभूति करना भी रसात्मक श्रवण किया जाता है। और भाषा शिक्षण में रसात्मक श्रवण योग्यता के विकास के लिए भी कविता सर्वोत्तम साधन है। और विश्लेषणात्मक श्रवण में इसमें श्रोता शुद्ध सामग्री में प्रस्तुत के विचारों और भावों आदि का भी तुलनात्मक दृष्टि से भी विचार करता है और वे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर भी इसका मूल्यांकन करता है तथा निष्कर्ष निकालता है कि भाषा शिक्षक को भी विश्लेषणात्मक श्रवण के विकास के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और क्योंकि सामाजिक व्यवहारों में न हम विश्लेषणात्मक श्रवण ही करने की अपेक्षा रखते हैं, मेरे श्रवण कौशल के विकास के अवसर विद्यार्थियों को मोटे तौर पर भी निम्नलिखित स्थिति में भी सार्थक श्रवण के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जैसे पहला तो कक्षा शिक्षण में के दौरान, दूसरा है शैक्षिक क्रियाओं के दौरान और तीसरा है कक्षेतर कार्यकलापों के दौरान। फिर है कक्षा शिक्षण के दौरान भी विद्यार्थियों में बाल गीत, कविता, कहानी आदि के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास कराया जा सकता है। फिर बाल गीत या कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को कोई भी बाल गीत अथवा सरल कविता 2-3 बार सुनाई और फिर उसी बाल गीत कविता की 2-2, 3-3 पंक्तियां अलग से सुनाएं और विद्यार्थियों से उन पंक्तियों को दोहरावें और 2-2, 3-3 पंक्तियों को सामूहिक रूप से भी दोहरावें के बाद में अलग अलग विद्यार्थियों को भी उन पंक्तियों को सुनाने के लिए भी कहें और इस प्रकार की पूरी कविता को सुनाने का अभ्यास भी कराएं। और पूरी कविता सुन लेने के बाद में सामान्य बोध के प्रश्न पूछकर भी पता लगाएं कि विद्यार्थियों ने कविता को कहाँ तक समझा है। फिर कहानी के माध्यम से श्रवण कौशल के लिए भी कहानी एक अत्यंत उपयुक्त साधन है और बच्चों को कहानी सुनना सदा ही अच्छा लगता है। और किंतु कहानियों का चयन करते समय भी यह ध्यान में रखें कि कहानी ऐसे ही हो जिसको सुनने में विद्यार्थी में उत्सुकता एवं कौतूहल बना रहे और उनमें ये जानने की इच्छा बनी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। विद्यार्थी को सामान्य राजा रानी की कहानियां, रोमांचक कहानियां, लोक कथाएं आदि रुचिकर एवं प्रिय होती हैं। कक्षा में कहानी सुनाने के पश्चात विद्यार्थियों में कहानी पर भी किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा जैसे कुछ सरल प्रश्न भी पूछना उचित रहता है। विद्यार्थियों को बारी बारी से कहानी को छोटे छोटे अंशों में सुनाने के लिए भी कहा जा सकता है और इस प्रकार की पूरी कहानी सुनी जा सकती है। और किसी एक कथन को विभिन्न मनोभावों में व्यक्त करके भी वक्ता के मनोभाव, हर्ष, क्रोध और आचरण आदि से समझना, आश्चर्य आदि को भी समझना श्रवण कौशल का एक प्रमुख पक्ष है। और शिक्षक किसी भी एक कथन को विभिन्न मनोभावों जैसे कि आश्चर्य, क्रोध और हर्ष से व्यक्त करके ये पूछे कि कथन विशेष में क्या मनोभाव व्यक्त हो रहा है। फिर शैक्षिक क्रियाओं के दौरान शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा भी श्रवण शक्ति का भी विकास कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिस एकांकी को विद्यार्थी ने कक्षा में पढ़ा है उसका कक्षा अभिनय कराएं और जिससे कि विद्यार्थियों में श्रवण लाभ होगा और साथ ही मनोरंजन भी होगा। जैसे श्रवण बाधित विद्यार्थी जैसे कि कुछ कम या फिर ऊंचा सुनता है उन्हें इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से भी सम्मिलित करें। नीचे श्रवण शक्ति के विकास के लिए भी कुछ उपयोगी या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम भी सुझाए गए जा रहे हैं और उन्हें आयोजन से विद्यार्थी अत्यंत लाभान्वित होंगे। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा है कहानी प्रतियोगिता,
तीसरा कविता वाचन प्रतियोगिता, चौथा है अशुभ भाषण प्रतियोगिता और पांचवा है समाचार वाचन और छठा है प्रार्थनाकालीन भाषण। सातवें विद्यालय में आज के सुविचार के रूप में महापुरुषों की शक्तियां सुनाना। और फिर है कक्षेतर कार्यकलापों के दौरान भी श्रवण कौशल का भी विकास कराया जा सकता है। नीचे इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। पहले तो आकाशवाणी कार्यक्रम द्वारा अनेक राज्यों में आकाशवाणी के विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है और अध्यापक को आकाशवाणी के कार्यक्रम के सुनाना आयोजित भी करते हैं। और फिर साप्ताहिक छात्र सभाओं द्वारा भी विद्यार्थियों को इन सभाओं में सम्मिलित होने के लिए भी प्रेरित करना। और फिर टेप रिकॉर्डर द्वारा उपयोगी कार्यक्रमों को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को सुनाना। और श्रवण दोष वाले बच्चों में श्रवण कौशल का विकास और सामान्य रूप से भी सुनने की भी जो शक्ति प्रत्येक बालक की को प्रकृति से मिली रहती है, उसमें भी कम मात्रा में सुनना ही श्रवण क्षमता में कमी या फिर श्रवण असमर्थता मानी जाती है। ऐसे श्रवण बाधित बच्चों के श्रवण कौशल के विकास के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहले तो ऊंचा सुनने या फिर कम सुनने तथा मानसिक रूप से भी बाधित बच्चों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था हो ताकि वे अध्यापक के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देख सकें तथा उनके द्वारा भी कही बात को भी अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर पढ़ाते समय शब्दों को ऊंची और स्पष्ट आवाज में तथा उचित गति से बोलें। और श्रवण शक्ति तथा स्मरण शक्ति की कमी को भी पूरा करने के लिए अधिकाधिक दृश्य संकेतों तथा दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल आदि का भी प्रयोग करें। फिर मनोरंजक कार्यकलापों का आयोजन करके विद्यार्थियों को कक्षा में अतिरिक्त श्रवण के अवसर प्रदान करें, जैसे कि चित्र, कठिन शब्दों व वाक्यांशों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी उसे बालक के अनुभवों या फिर ठोस वस्तु या फिर परिस्थिति से जोड़ करके इन बच्चों को पढ़ाते समय सहपाठी अनुशिक्षण तकनीक का भी प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध होगा। यंत्रों का प्रयोग में श्रवण कौशल बढ़ाने या फिर उसे त्रुटि रहित बनाने के लिए भी छात्रों को निरंतर मानक उच्चारण सुनना अनिवार्य है। और इसके लिए शैक्षणिक उद्देश्य से बनाए गए श्रव्य माध्यम, टेप आदि का भी भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक के माध्यम से भी प्रयोग कर के ध्वनि विभेदीकरण की अभ्यास कराया जाना चाहिए। और रेडियो टेलीविजन में निरंतर ही भाषा सुनना भी इस कार्यक्रम में सहायक हो सकता है। फिर कथन कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इसमें कथन कौशल को भाषण कौशल से भी कहते हैं। भाषण कौशल अर्थात बोलना। और मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं के लिए भी भाषा का बोलकर के प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। और ये एक उत्पादक कौशल है और जिसका कि स्वरूप भी ध्वन्यात्मक है। और ध्वनि के उत्पादन से भी वार्गिंद्रिया यानी जीवा, कंठ, ओष्ठ आदि सम्मिलित है। और वार्तालाप, व्याकरण, वचन, आदेश, निर्देश आदि इसके रूप है। और मौखिक अभिव्यक्ति विचारों के आदान प्रदानों का भी प्रमुख माध्यम है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति और कौशल के उद्देश्य हैं शिक्षार्थी शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक एवं प्रभावयुक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। और भावानुकूल आरोह अवरोह बल और अनुतान का ध्यान भी रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। और उचित एवं अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकेंगे तथा आत्मविश्वास एवं अभिपेक्षित हाव भाव सहित ही बोलने के निपुण हो सकेंगे। और अपने मनोभावों तथा हर्ष, विषाद और क्रोध, विस्मय आदि को स्वाभाविक एवं भाषण भाव में ढंग से भी अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद में सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक विषयों पर भी आयोजित वार्तालापों एवं परिचर्चाओं में भाग ले सकेंगे। और स्वागत, परिचय, धन्यवाद, कृतज्ञता और संवेदना, बधाई आदि के लिए भी उपयुक्त भाषा का भी प्रयोग कर पाएंगे। और विचार अभिव्यक्ति के अवसर पर भी अन्य वक्ताओं से एहसास होते हुए भी अपनी प्रतिक्रियाओं को शिष्ट व संयत भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। फिर मौखिक अभिव्यक्ति और कौशल की विशेषताएं। उच्चारण की शुद्धता, पहला तो इसमें उच्चारण की शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य गुण है। और वक्ता के शुद्ध उच्चारण का श्रोता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैसे श, शंकर, स, सड़क और न, अण, छ, छ, व, ब, त्र, प, प और द आदि ऐसी ध्वनियां हैं जो कि व्यंजन समूह हैं जिनका कि अशुद्ध उच्चारण भी उपहास का कारण बनता है। और शिक्षार्थियों के में सामाजिक परिवेश की भिन्नता के कारण भी उनका उच्चारण मानक उच्चारण में से भिन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ स्थानीय बोलियों के प्रभाव के कारण भी स्कूल को स्कूल, स्टेशन को स्टेशन और भाषा को भाषा के रूप में भी उच्चारित किया जाता है। अतः भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों के शुद्ध एवं मानक उच्चारण के प्रति भी प्रयत्नशील होना चाहिए। और उच्चारण के समय एक एक वर्ण या फिर शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाना चाहिए। स्वाभाविकता एवं स्पष्ट
था। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का दूसरा प्रमुख गुण है और उसकी स्वाभाविकता में स्पष्टता, अर्थात बालक की बोलचाल एवं अभिव्यक्ति में बनावटीपन न दिखाई दे और उससे अस्पष्टता न हो, और मौखिक अभिव्यक्ति की सार्थकता उसकी सहजता और स्वाभाविकता एवं स्पष्टता में